Good morning, students. I am Kehkesha, faculty of Target with SK. Today, I am going to discuss about an English novelist, essayist, and critic who is famous for his novel Animal Farm and 1984. Let's discuss his biography. George Orwell is the pen name of Eric Arthur Blair. इरिक अर्थर ब्लेयर का जो पेन नेम था दैट इज जॉर्ज ऑरवेल और इसी नाम से दुनिया उन्हें जानती है. ही वॉज बोर्न ऑन 25 जून 1903 in Motihari, that is in the Bihar district. Okay, earlier it was in Bengal, but now it is in Bihar. And he died in January 21, 1950 in London, England. बिकॉज ऑफ ट्यूबोक्लोसिस. ट्यूबोक्लोसिस से उनकी डेथ हुई थी, जस्ट लाइक जॉन केट्स. हिज फादर रिचर्ड वेल्मसे ब्लेयर वर्क इन एन ओपीएम डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज. उनके जो फादर थे वो एक्चुअली इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है गवर्नमेंट जॉब पे थे. एंड हिज मदर इज एन एडिला मेबल ब्लेयर. When he was only 1 year old, his mother took him and his two sisters to England. ये जो है इनका जो बर्थ प्लेस है वो मोतिहारी में है और ये अभी भी जो है इट इज कंसिडर एज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. इसको कंसिडर किया जाता है, अभी भी वो वैसे ही है, धरोहर के रूप में जो है अभी भी मोतिहारी में है. और जैसे ही ये 1 साल के हुए थे ना, तो इनकी माँ ने इनकी 2 बहनों के साथ जो है इनको लेकर के इंग्लैंड चली गई थी. एंड शी सेटल्ड इन हैनले ऑन थेम्स. हैनले ऑन थेम्स जो है इज अ प्लेस इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में जो है एक प्लेस है ऑक्सफोर्ड शायर में, तो वहीं पे जाकर के वो सेटल हो गई थी. तो उनका जो है अपने हस्बैंड के साथ यानी कि ब्लेयर का, जॉर्ज ऑरवेल का जो है अपने फादर के साथ बहुत ही कम मिलना जुलना होता था. एंड लैटर ऑन ही फाइंड हिमसेल्फ कंजर्वेटिव एंड डल. ओके, अगर बात करें तो इन्होंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो एज अ टीचर स्टार्ट किया था. वो काफ़ी दिन तक टीचर थे एंड देन उन्होंने जो है बीबीसी में जो है काम करना शुरू किया. एंड देन ही बिकम प्रोड्यूसर इन बीबीसी शो वेयर द ई.एम. फॉस्टिस एंड टी.एस. एलियट. जो टी.एस. एलियट और ई.एम. फॉस्टिस जो शो बना रहे थे, ही वॉज प्रोड्यूसिंग दैट शो. ओके, सो ही हैज़ प्लेड अ मल्टीपल रोल. ठीक है. एंड वेन हिज एज फार एज हिज लिटरेरी करियर is concerned, as a writer Orwell was a literary criticism. वो एक literary critic भी थे. He was a poet, fictional. He has written many fictional and non-fictional वर्क्स ऑल्सो. तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों में ही है. ठीक है. ही इज अ पॉलिमिक जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट तो थे ही, बट वो एक पॉलिमिकल जर्नलिस्ट. पॉलिमिक जर्नलिस्ट का मतलब होता है जैसे अगर कोई डिबेट होता है ना, तो उसमें कोई इंसान फॉर में होता है, कोई अगेंस्ट में होता है. ठीक है. तो जो फॉर में होता है वो एक उसके सपोर्ट में बोलता है, और जो अगेंस्ट में होता है वो उस टॉपिक के अगेंस्ट में बोलता है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को कंसिडर भी कर लेते हैं और कंक्लूड भी कर देते हैं. बट जो पॉलेमिक होता है ना, वो एकदम रिजिड होता है, उसको अपना कंक्लूडर देकर ही छोड़ता है. जैसे आपने देखा होगा जो न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं वो जब डिबेट कराते हैं तो वो अपनी बात को मनवा करके ही छोड़ते. तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट. ही वॉज एन एसेइस्ट. ही हैज रिटन एन नंबर ऑफ एसेज. ठीक है. अब जो है इनके फेमस वर्क्स को हम डिस्कस करते हैं, बट फेमस वर्क्स को डिस्कस करने से पहले इनके जनरा को डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इनका जो जनरा था, मतलब जिस जॉनरा में उन्होंने लिखा था, द फर्स्ट इज डाइथोपिया. डाइथोपिया, अब आप लोगों ने जो है एलिजाबेथन एज से पहले, थोड़े दिन पहले जो है एक बहुत ही ग्रेट राइटर थे टॉमस मोर, MOORE मोर, या फिर टॉमस मोरे भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं. उनका एक बहुत ही फेमस वर्क था यूटोपिया. वो बहुत हमारे सिलेबस में नहीं है एक्चुअली ये, बट ये बहुत फेमस वर्क था और उस वक्त का अपने एज का काफ़ी फेमस हुआ था. यूटोपिया का मतलब होता है एन आइडियल सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज
वेयर एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, सो गुड, सो परफेक्ट, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट और अ रिलीजन और अ सोसाइटी, जहाँ पर कोई भी बुराई ना हो, सिर्फ जो है अच्छाई ही अच्छाई हो। तो इसलिए कहते हैं कि यूटोपिया ऐसा कोई वर्ड ही, मतलब कोई ऐसा ऐसी जगह ही नहीं है जो ग्लोब में हो, जो यूनिवर्स में हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। तो डाइथोपिया क्या होता है? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ यूटोपिया, यानी कि ऐसी जगह जहाँ कुछ भी अच्छा ना हो, ना सोसाइटी, ना अच्छा रिलीजन, ना मतलब वहाँ पे कुछ भी फेयर ना हो, ना रिलीजन में जो है कोई सच्चाई हो, ना सोसाइटी में कुछ नैतिकता हो, ना पॉलिटिक्स में कुछ अच्छाई हो, तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुराई हो, दैट इज कॉल्ड द डाइथोपिया। तो इनका जो है बहुत सारा वर्क है, जैसे 1984 का इनका वर्क है, तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डाइथोपिया। दूसरा जो है सटायर। सटायर तो हम लोग जानते हैं, जब एक राइटर जो है किसी भी चीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे जो है ह्यूमर के द्वारा, आयरनी के द्वारा या फिर विद एग्जैजरेशन क्या करता है, कटाक्ष करता है, उसके ऊपर जो है वार करता है, उसको उसकी गलतियों को बताने की कोशिश करती है। फॉर दिस अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलम, जॉन ड्राइडन का एक्सेलम इन अखिटोफिल है, ये भी एक जो है पॉलिटिकल सटायर है। फिर जो है अगर आप देखें तो अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट सटायर्स जो है लिखे गए, खास करके जो है अगर हम देखें तो 18th सेंचुरी जो है अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन का जो एज है, इस एज में बहुत ही ज़्यादा सटायर लिखे गए। तो सटायर में क्या होता है कि जो राइटर होता है वो आयरनी, ह्यूमर, एग्जेजरेशन या रिडल के द्वारा क्या करता है, किसी भी आदमी की या फिर किसी भी सिटीजन की जो है उसकी स्टूपिडिटी को, उसकी बुराई को क्या करता है, एक्सपोज करता है। ओके, एंड द थर्ड जनरा जो है दैट इज रूम, और इस जर्ना में इनका जो है वर्क आता है, मैं बताना भूल गई थी कि इस जर्ना में जो इनका वर्क आता है दैट इज एनिमल फॉर्म, दैट इज अ पॉलिटिकल एलेगरी, और वी कैन से इट इज अ पॉलिटिकल सटायर है वो। ओके, इनका तो थर्ड जर्नरा है दैट इज रोमन क्लिफ। एक्चुअली ये जो है एक फ्रेंच वर्क है, फ्रेंच वर्ड है, और ये जो है इट इज अ फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों ही है। अब एक वर्क फिक्शनल और नॉन फिक्शनल कैसे होगा? एक्चुअली जो कैरेक्टर्स के जो नाम है ना वो ओरिजिनल होते हैं, और जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, दैट इज फिक्शनल होता है। आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे आपने जोधा अकबर देखा होगा, तो उसमें जो कैरेक्टर के नाम थे, जैसे जोधा है, अकबर है, ये सब रियल नेम है, रियल फिक्शनल नेम, मतलब रियल नॉन फिक्शनल नेम है। लेकिन जो कैरेक्टर उसको पोर्ट्रे करता है, जैसे जो है हम ऐश्वर्या राय है या फिर जो है ऋतिक रोशन है, तो ये सब क्या है, फिक्शनल कैरेक्टर है जो उसको प्ले करते हैं। ओके, तो यानी कि एक ऐसा जॉनर जिसमें जो है नाम तो असली होता है, नाम तो नॉन फिक्शनल होता है, लेकिन जो कैरेक्टर उसको पोर्ट्रे करता है वो दैट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको जो है जोधा अकबर के एग्जाम्पल से समझाया, जैसे जो है मुगल आजम के एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, तो इस तरीके से जो है आप उसको समझ सकते हैं। नाउ जो है उनके बाद जो है इन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, ठीक है। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जो है ये गए थे कहाँ, बर्मा। बर्मा जो अभी जो है इसका न्यू नाम जो है म्यांमार है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो इंपीरियल पुलिसमैन थे टिल 1928 तक। ओके, और ये उनका शौक था, वो बनना चाहते थे, कंट्री को सर्व करना चाहते थे, तो वहाँ पे ही वर्क एज अ इंपीरियल पुलिसमैन। बट 1928 में आफ्टर 5 और 6 ईयर के आसपास जब उन्होंने काम किया, तो ही लेफ्ट दैट जॉब एंड ही, मतलब उसको उन्होंने छोड़ दिया इन ऑर्डर टू बिकम अ राइटर। राइटर बनना चाहते थे तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, तो इनका जो इन्फ्लुएंस है इसको 2 फेज में बांटा गया। ये जो अर्ली फेज के, ये जो उनका अर्ली फेज था उनमें ये विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, हेनरी फील्डिंग, जोनाथन स्विफ्ट, जेम्स जॉयस, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, जॉन एस्टन, इन सब से क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इन सब में जिन्होंने उन्हें सबसे कम इन्फ्लुएंस किया है दैट इज ई.एम. फॉस्टस से जो है वो कम इन्फ्लुएंस थे। और जो है डब्ल्यू सॉमरसेट से वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने खुद से ही कहा है कि मुझे अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है तो दैट इज द विलियम सॉमरसेट ने उनको इन्फ्लुएंस किया। ओके, तो ये तो वो नाम है जिन्होंने उनको अर्ली लाइफ में इन्फ्लुएंस किया।
बट मैंने आपको बताया कि वो सेकेंड हाफ में वो उन्होंने BBC में भी काम किया है, ठीक है, वो एडिटिंग, वो जो है वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम शुरू में करते थे, एंड देन आफ्टर दैट ही बिकम अ प्रोड्यूसर देयर। तो वहाँ पर अब जानते हैं कि ये जो जर्नलिज्म है, यहाँ इसमें जो है हमारा इंटरैक्शन बहुत ही सारे लोगों से होता है। तो यहाँ पर जो है करीब 1941 के बाद जो उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी साल थे, उस टाइम में जो है इनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा नहीं है, करीब 45 टू 40 ईयर्स का ही लाइफ स्पैन था, और ये ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो गए थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो शुरू की जो लाइफ थी उनकी, उसमें तो ये इन लिटरेरी फिगर्स से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने, मतलब जब उन्होंने BBC ज्वाइन किया तो ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस विद दिस पर्सनालिटी, रैल्फ वॉल्डो एमर्सन, मार्क ट्वेन, हरमन मेलवी, सेबिस सोमेट, जोसेफ कॉनराड, ग्राहम ग्रीनी, येगबेन, ये एक रशियन लिटरेचर राइटर थे, तो इनसे भी ये क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। ओके, आई थिंक अप टू क्लियर नाउ हो गया होगा आपको। कुछ और ऐसे राइटर थे जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया, दैट इज रुडयार्ड किपलिंग, जानते होंगे, जिन्होंने जंगल बुक लिखी है। तो ये उनको बहुत एडमायर भी करते थे, और कुछ चीज़ों में उन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी किया है, कि इसीलिए मैंने लिखा है कि ऑरवेल इज एन एडमायर एज वेल एज अ क्रिटिक ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। फिर उसके बाद जॉर्ज गीजिंग और हेनरी मिलर, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें जिंदगी के लास्ट फेज में इन्फ्लुएंस किया था। अब हम उनके वर्क की बात करते हैं। इनका जो ये पहला वर्क था, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये इनका पहला वर्क था जिसमें उन्होंने अपना सुडोनेम यानी कि पेन नेम यूज किया था, जॉर्ज ऑरवेल। ये नाम इसमें जो है उन्होंने अपना पेन नेम यूज किया था, जॉर्ज ऑरवेल। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है आपसे। ओके, तो यहाँ पर जो है ये कुछ समय के लिए लंदन और पेरिस गए थे, और वहाँ पर जो है उन्होंने जो भी चीज़ें देखी, जो पुअर कंडीशन देखी वहाँ के लोगों की, खास करके जो वर्किंग क्लास थे उन लोगों की जो है कंडीशन देखा, और जब वो वहाँ से लौटे तो उनके दिमाग में वो सारी बातें थी, और उसको उन्होंने क्या किया, 1933 में जो है कलम कागज पर उतार दिया। तो ये आपको इसका ये पूछ सकता है एग्जाम में कि डाउन आउट इन पेरिस एंड लंदन क्या है, तो ये आप लिखिएगा कि ये एक मेमोयर है, ठीक है, एक मेमोरी को उन्होंने कैप्चर किया और लिखा, और ये कब आया था, 1933 में आया था। और ये इसका थीम क्या है, पॉवर्टी एंड सिचुएशन ऑफ लंदन एंड पेरिस, जो लंदन में जो पॉवर्टी थी और उसकी जो है जो हालत थी उसको बताता है। खास करके आप जानते हैं कि इन्होंने, ये एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों को ही देखा था, तो उनका इन्फ्लुएंस भी इनकी राइटिंग में हमें मोस्ट ऑफ द हिज राइटिंग में, चाहे वो उनकी एसेज हो या फिर उनके नॉवेल्स हो या फिर जो दूसरे वर्क्स हैं, उन सब में हमें देखने को मिलता है। दूसरा उनका वर्क है द रोड टू बिगेनपियर, ये 1973 में आया था, और ये जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और ये जो है एक सोशलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ अभी बताया था कि ये इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार देखा था, तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सोसाइटी की क्या कंडीशन हो गई थी, मैं आपको अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कोरोना है, तो कोरोना ने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ली है, लोगों के पेट पे भी लात मारी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी जिनके घर में एक ही कमाने वाला था, उसकी डेथ हो गई है, किसी की माँ की डेथ हो गई है, किसी के बाप की डेथ हो गई है, किसी के बच्चे की डेथ हो गई है, किसी का सालों से काम बंद है, किसी लोग भूखमरी से मर रहे हैं। खास करके जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो अलग अलग जो है क्या कहते हैं ना कि गरीबी जो है बुराई की जन्मदाता होती है, तो वैसे ही बहुत सारी मतलब चोरी करना, छीनना, मर्डर, इस तरह की चीज़ें भी क्या हो गई है, आम हो गई है। तो उसी तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोसाइटी की क्या कंडीशन थी, खास करके वर्किंग क्लास लोगों की, जो वर्किंग क्लास थे उनकी क्या कंडीशन थी, उसको इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है, द रोड टू बिगेनपियर, जो कि आई थी 1937 में। ओके, आई थिंक अप टू क्लियर नाउ होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इनका जो हमारा तीसरा वर्क है, दैट इज होमेज टू कैटलेनिया,
ये जो है इट केम इन 1938 और इसका जो जर्नल है दैट इज अ नॉन फिक्शनल प्लस पॉलिटिकल। इसको याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज अ नॉन फिक्शनल प्लस पॉलिटिकल वर्क इनका रहा है, ठीक है। एक्चुअली दिस नॉवेल जो है इज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन fighting for the POUM military of the Republic Army during the Spanish Civil War। एक्चुअली जो है उस टाइम में जो स्पेन में जो है सिविल वॉर चल रहा था इन 1936 टू 1939 के बीच में, और किस तरीके से जो है रिपब्लिक आर्मी ने जो है अपने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया और क्या क्या सिचुएशंस उस वक्त हुए, उसी के ऊपर जो है ये होमेज टू कैटलाइन जो कि 1938 में आया था बेस्ड है। अब हम उनकी नॉवेल्स की बात करते हैं। उनके नॉवेल्स में बर्मीज डेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इट केम इन 1934 और ये जो है ये इसको कहा जाए तो इट एक्सप्रेसेस द डार्क साइड ऑफ अ ब्रिटिश राज। Okay, so actually it is the first novel of George Orwell which was published in 1934, set in a British Burma during the waning days of empire when the Burma was ruled from Delhi as a part of a British India. It serves as a portrait of a dark side of the British Raj। As we वो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रीज को क्लोनलाइज कर लिया था, स्पेशली जो है बर्मा को जब क्लोनलाइज कर लिया था तो बर्मा की क्या कंडीशन थी। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि वो उन्होंने एज एन इम्पीरियल पुलिस मैन भी जो है काम किया था 5 इयर्स तक, तो वो उनको वहाँ पर का जो उनका एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से वो पुलिस में थे और किस तरीके से ब्रिटिश का जो है वहाँ पे शासन हो रहा था, किस तरीके से ब्रूटैलिटी थी, तो उन्होंने उस ब्रूटैलिटी को जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग दैट 5 इयर्स जब वो जो है एज अ पुलिसमैन वहाँ पर थे, इंपीरियल पुलिसमैन जब वो बर्मा में थे, तो क्या क्या चीज़ें जो है जो उन्होंने एक्सपीरियंस की अपने लाइफ में और जो देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है लोगों को सता रही है, परेशान है, उसको उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है बर्मीज डेज में लिखा है जो कि 1934 में आया था। बाकी के जो ये 3 वर्क हैं इनका आपको सिर्फ नाम और डेट ही याद रखना है। इट्स नॉट अ वेरी मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, पर हो सकता है कि शायद एग्जाम में पूछ दे तो आप इनका नाम और जो है इनकी डेट याद, इसको मैंने क्रॉनिकली सजाया है। A clergyman's daughter, it came in 1935. Keep the Aspirate Finding, it came in 1936. Coming Up for Air, it came in 1939। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको क्रॉनिकली सजाया है और आप जो है वो याद रखिएगा। ये तीनों नाम जो हैं एक्चुअली क्या है इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं है बहुत, लेकिन आप याद रखिएगा कि हो सकता है कहीं पूछ दे तो ऐसा ना हो कि हम ना बता पाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है जिसके लिए ये जाने जाते हैं, जिसके लिए जो है इनको जाना जाता है दैट इज द एनिमल फार्म। एनिमल फार्म जो है इट केम्स इन 17 अगस्त 1945 में आया था और ये क्या है इज एन एलोगोरिकल सटायर है, एलोगोरी इट इज एन एलेगरी है और ये एक पॉलिटिकल सटायर। इसका फुल नेम आप याद रखिएगा, एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी, ये इसका फुल नाम है और 2011 में इसको पोस्थुमस अवार्ड भी मिला था, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको जो है इसका स्टोरी बताती हूँ कि एक्चुअली ये इसका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज नेपोलियन एंड मिस्टर जून्स। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है आई विल गिव अ फुल डिटेल ऑफ द एनिमल फार्म। एनिमल फार्म वो कहते हैं ना, यहाँ पर बस यही बताया जा रहा है, मतलब इन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरती से बताने की कोशिश की, एक पॉलिटिकल सटायर है ये, और ये बताने की कोशिश की है कि चाहे मोनार्क हो या डेमोक्रेसी हो, पब्लिक को उससे कोई फायदा नहीं होता है। मोनार्क में भी पब्लिक को सताया जाता है और जब डेमोक्रेसी होती है उसमें भी जनता को सताया जाता है।
हर हाल में जनता को सप्रेस किया जाता है। वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सत्ता होती है ना वही भगवान समझ जाता है अपने आप को। तो यहाँ पे बस वही फॉर्मूला है। तो इसमें शुरू में जो एनिमल्स होते हैं उनका मालिक मिस्टर जोन्स होता है, ठीक है। वो वो एक समझो कि उस वो यहाँ पर एक तरीके से समझो कि है मोनार्क। मोनार्क समझो कि उस जब मिस्टर जोन्स के हाथों में जो है फार्म होता है तो उस वक्त भी जो है एनिमल्स, जो जिसको एक तरीके से कहा जाए पब्लिक का, जो एनिमल्स होते हैं वो तकलीफ में होते हैं। और जब ये अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद ढूंढते हैं जो कि नेपोलियन होता है तो वो भी उस वक्त क्या होता है, तकलीफ में रहता है। तो यही बताने की कोशिश की है कि चाहे मोनार्क हो या डेमोक्रेसी हो, जनता तो हमेशा दुख में ही रहती है, क्योंकि ऐसी ही दुनिया है जिसके हाथ में सत्ता आती है ना वही अपने आप को भगवान समझने लगता है और सबको सप्रेस करने। तो इस चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली जो है उन्होंने इस नॉवेल में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एनिमल फॉर्म इन माई नेक्स्ट लेक्चर। एनिमल फार्म को जो है हम एक्चुअली जो है ये एक फेबल भी है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इसमें जो है जो एनिमल फार्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें एनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है आता है और जो है एंटी सोवियत सटायर का भी कॉन्सेप्ट आपको जो है वो देखने को मिलता है। एक्चुअली ये पॉलिटिकल सटायर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मिस्टर जोन्स और नेपोलियन है, ठीक है। तो मिस्टर जोन्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोनार्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और नेपोलियन जो है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों के ही शासन काल में जनता परेशान रहती। तो यही बताने की कोशिश की है कि जिसकी लाठी होती है ना उसकी ही भैंस हो जाती है समझो, और जो है वो और अपनी भैंस के साथ जैसा चाहता है वैसा करने लगता है, ठीक है। उनका जो सेकंड बहुत ही अच्छा वर्क है दैट इज 1984। ये बहुत ही अच्छा वर्क है और इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ना ये बिल्कुल टोटलिटेरियन रूल के ऊपर है, टोटलिटेरियन रूल के ऊपर है। मैंने आपको बताया था अभी कि डाइथोपिया क्या होता है, यानी कि डाइथोपिया जिसमें सब कुछ बुरा हो। तो यहाँ पे एक्चुअली जो है ये अगर आप इस तरीके से समझो कि अगर आपकी सांसों पे भी गवर्नमेंट का कब्जा हो जाए, आपकी सोच पे भी गवर्नमेंट का कब्जा हो जाए, आपको पूरी तरीके से जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, आप अपने मन से हंस भी नहीं सके, आप अपने मन से जी भी नहीं सके, आपकी खुद की जिंदगी बिल्कुल ही कैद कर ली जाए, तो उस वक्त लाइफ क्या होगी। तो इसी चीज को हम टोटलिटेरियन कहते हैं। हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर मान लिया कि अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, सपोज करो कि ऐसा हो जाए कि बीजेपी की सरकार अभी है और वो उसे कोई कुछ भी ना बोल सके, उसका कब्जा जो है दुनिया मतलब इंडिया के जो लोग हैं उनके हंसने पे उनके रोने पे मतलब पूरा कंट्रोल हो जाए इंडिया के रोल मतलब लोगों पे, तो क्या हो जाएगा उस वक्त, किस तरह की स्थिति इंडिया में हो जाएगी, वैसी ही जैसे कि हिटलर के टाइम में हो गई थी। तो यहाँ पर जो है जो स्टर्लिन जो कि रशिया में थे और जो है जर्मनी में जो है हिटलर थे, किस तरीके का उन्होंने शासन किया था। तो वही बता रहे थे कि अगर इस तरीके का शासन जो है इंग्लैंड में हो जाए तो लोगों का दम किस तरीके से घुटता है, इस तरह के शासन में लोगों की सांसें किस तरह से रुकने लगती है, जिंदगी किस तरीके से पिसने लगती है और खत्म होने लगती है, उस चीज को जो है 1984 में बताया गया है। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस नॉवेल इन डिटेल, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके। मैंने अभी आपको एनिमल फॉर्म और ये 1984 को बहुत ही ब्रीफ में बताया है, बट ये दोनों नॉवेल जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस इन डिटेल। अब इनके एसेज को थोड़ा हम देख लेते हैं। एसेज जो है थोड़े से जो एसेज तो बहुत लिखे हैं इन्होंने, बट जो एसेज थोड़े इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। पहला एसे जो है उनका सच वेयर द जॉय, सच वेयर द जॉयज। एक्चुअली ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें पाया गया है और ये आया था 1953 में। दूसरा जो है उनका पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन 1940
1946, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि किस तरीके से लैंग्वेज पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको इन्होंने बताया। और ये जो इनका आर्टिकल था वो एक ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन था जिसका नाम हॉरिजन था, उसमें ये पब्लिश हुआ था। इसका मतलब सेंट्रल आइडिया ये है कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना ही सिर्फ लोगों पे रूल किया है, जो ब्रिटिश लैंग्वेज है इंग्लिश ने किस तरीके से लोगों की सोच पर, लोगों की आइडेंटिटी पर कब्जा कर लिया। अगर आपसे आपकी जबान छीन ली जाए तो आप सोचो क्या होगा, इसका मतलब कि आपसे आपकी आइडेंटिटी छीन ली गई। तो यही बताया जा रहा है कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में कहा है कि के बारे में कहा है कि ये एक अगली और इनएडिक्वेट लैंग्वेज है, ये एक ऑपरेसिव और मीनिंगलेस और अगली लैंग्वेज है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपको कोई चीज़, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हम हिंदी में चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, हम इसको समझना चाहते हैं, हम इसको बोलना चाहते हैं, हम इसको जानना चाहते हैं, इट्स गुड, बट इट हैज़ अ लिमिट। बट ज़बरदस्ती हमको थोप दिया जाए कि तुमको यही बोलना है, तुमको हिंदी नहीं बोलना है, तुमको इसी लैंग्वेज के साथ तुमको हंस के रोके कुछ भी करके यही सीखना है, यही बोलना है, इसी कल्चर को अपनाना है, तो इट मीन्स कि इसने हमारी आइडेंटिटी को हाईजैक कर लिया है। इसीलिए जो है उन्होंने कहा है कि इंग्लिश क्या है, एक अगली इनएडिक्वेट लैंग्वेज है, इट्स एन ऑपरेसिव, ये लोगों को मतलब ऑपरेस्ट कर देने वाली मीनिंगलेस लैंग्वेज है। फिर वो एक सजेशन देते हैं और कहते हैं कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए जिससे हमारा पर्पस पता चले, जो हम व्यक्त करना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट वी वांट टू से, व्हाट वी वांट टू एक्सप्रेस, उसको हम बयान कर सके, उसको हम कह सके, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज ऐसी ना हो कि जो हमसे हमारी आइडेंटिटी को हाईजैक कर ले, हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन ले। ओके, तो इसलिए जो है इसका नाम से ही पता चलता है कि पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश जो कॉलोनियलिज्म था उसने ना सिर्फ जो है देश, अलग अलग देश के ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा था, बल्कि जो है उस देश के जो लोग थे उनकी जबान पर भी अपना कंट्रोल कर रखा था, उनकी आइडेंटिटी पे भी अपना कंट्रोल कर रखा था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा ही रह गया है। शूटिंग एन एलिफेंट पब्लिश इन लिटरेरी मैगजीन नेम्ड न्यू राइटिंग। एक इनका एक और वर्क है शूटिंग एन एलिफेंट पब्लिश्ड, ठीक है, ये शूटिंग एन इंग्लैंड, ये जो है पब्लिश हुआ था एक लिटरेरी मैगजीन में जिसका नाम न्यू राइटिंग था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा सिर्फ। ओके, उसके बाद अ हैंगिंग 1931 में आया था, ये भी नेम और डेट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। माई कंट्री राइट एंड लेफ्ट, ये 1940 में आया था। ये इसमें जो है इनका क्या बोले पैट्रियोटिज्म की झलक आती है इस ऐसे में, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और वर्क है, किसी राइटर ने लिखा है माई कंट्री राइट एंड रॉन्ग, तो उसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। माई कंट्री राइट एंड लेफ्ट विच इज पब्लिश इन 1940 इज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। हाउ द पुअर डाई 1946 में इसकी आई थी। वाई आई राइट इन 1946 में। तो ये सब जो है नाम है, थोड़ा थोड़ा नाम और डेट जो है आप उनका याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए मैंने इसको रेड से किया है। तो पॉलिटिकल वर्सेस लिटरेचर, ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने गुलिवर ट्रैवल्स है, आप जानते हैं जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर ट्रैवल्स लिखा था, बहुत बड़े सैटिरिस्ट हैं ये, 18th सेंचुरी के बहुत ही ग्रेट राइटर हैं। तो उनकी जो वर्क है गुलिवर ट्रैवल्स, उनको जो है उन्होंने क्या किया है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है, और ये वर्क इनका आया था 1946 में। उसके बाद उनका एक और आर्ट जो है उन्होंने एसेज लिखा था द स्पाइक, ठीक है, और इसमें भी जो है हमें कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस मिलते हैं। वो एक नाइट जो है लंदन में ठहरे थे, लंदन के वर्क हाउस में, जहाँ पे कारखाना या फिर जहाँ पे छोटे छोटे काम होते, वहाँ पे वो ठहरे थे, और उसमें उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। तो मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है कि आपको जॉर्ज ऑरवेल की पूरी बायोग्राफी देने की। बाकी जो इनके दो वर्क हैं, एनिमल फार्म और 1984, इसको हम इन डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ भी, अगर आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशंस कीजिए। और कुछ जो हमारे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी हमें जो है मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।